रिकॉर्डिंग ऑन। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है बेसिकली वो वेरिएंस एनालिसिस है। ठीक है, इसमें हम बेसिक वेरिएंस को देखेंगे कि बेसिक वेरिएंस हमारे कौन कौन से होते हैं। अब से पहले तक हमने जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया था, जो हमने समझ लिया है अब से पहले तक वो समझ लिया था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है? बेसिकली क्या होता है कि स्टैंडर्ड हम किसी चीज का बनाते हैं, अपनी प्रोडक्शन का स्टैंडर्ड बनाते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है बस पर यूनिट जो हमारी कॉस्ट है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली पर यूनिट कॉस्टिंग होती है कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कितनी लेबर के आवर्स रिक्वायर्ड होंगे, कितना वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रिक्वायर्ड होगा और कितना फिक्स ओवरहेड रिक्वायर्ड होगा। ये तीन चार कंपोनेंट आएंगे तो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बनेगी। ठीक है, उससे आप क्या निकालोगे? पर यूनिट कॉस्ट निकालोगे अपने। हमने पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसमें ये हमने लिखा था, एग्जांपल हमने दी थी कि स्टैंडर्ड एक तरफ होता है। स्टैंडर्ड जब आप बनाते हो उसकी बेसिस पे आप क्या करते हो? एक्चुअल को कंपेयर करते हो, एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को कंपेयर करते हो आप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड आपका हमने जो लास्ट एग्जांपल में पढ़ा था, स्टैंडर्ड क्या होता है आपका? वो की चीजें जो आप एक अपने पास एक्सपीरियंस की बुनियाद पे और इसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं वो ऐड करके आप स्टैंडर्ड आप अपने क्रिएट करते हो, बनाते हो। उस स्टैंडर्ड की बुनियाद पे आप चाहे तो एक महीने के लिए स्टैंडर्ड बना लो, चाहे तो उस स्टैंडर्ड की बुनियाद पे आप पूरी बजटिंग कर लो पूरे साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी का नेचर ऑफ वर्क क्या है, प्रोडक्ट कौन सा है आपका। आजकल की जितना सिनेरियो चल रहा है, जिस तरह से इन्फ्लेशन का रेट बढ़ता जा रहा है और जिस तरह चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, तो इसमें तो कंपनीज को चाहिए, कौन सा अकाउंटेंट को चाहिए कि वो हर महीने ही अपना बजट रिवाइज करे, बल्कि वीकली करे। ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आजकल तो रेट्स जो है वीकली बढ़ रहे हैं। ठीक है, और डॉलर के रेट काफ़ी ऊपर नीचे हो रहे हैं। अगर इम्पोर्टेड मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट भी आएगा। महंगाई रोज़ बढ़ रही है। ठीक है, तो आपको लेबर को भी देखना पड़ेगा। अगर लेबर आपकी जो जिस सैलरी आप पे कर रहे हो उसमें अफोर्डेबिलिटी उनकी लिए है भी कि नहीं। ठीक है ना, तो ये सब फैक्टर आप देखते हो। हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल पढ़ी थी जिसपे हमने देखा था कि मटेरियल हमारे यहाँ होता है वेरिएंस। उसमें दो चीजें होती हैं, मटेरियल यूज करना होता है एक, तो एक मटेरियल का रेट होता है। मटेरियल की यूसेज हो गई, एक हो गया आपका रेट। ठीक है, इसके वेरिएंसेस होंगे, ऐसी बात है। लेबर में भी क्या, लेबर का रेट होता है, पर आर लेबर का रेट आप जो प्रोवाइड कर रहे हो, पे कर रहे हो उनको, वो होता है। और लेबर ने कितने घंटे में काम पूरा किया एक यूनिट को बनाने के लिए, कितना लेबर आज यूज किया उसने, स्टैंडर्ड के मुताबिक किए या नहीं किए। जो भी डिफरेंस होगा स्टैंडर्ड से हटके, जो भी चीज होगी ना, वो स्टैंडर्ड से हटके चीज होगी, वो क्या होगा? वेरियंस होगा। और बेसिकली वेरियंसेस और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है इसलिए है कि आपकी जो आप कंपेयर करो उसको एक्चुअल के साथ, तो आपके पास वेरियंस आए। अगर वेरियंस ही नहीं आ रहा कहीं पे, फॉर एग्जांपल एक वेरियंस है ही नहीं, तो आप तो एक्चुअली करीब पहुंच गए, तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की जरूरत ही नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है तो वेरियंस भी होगा। ठीक है, और बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बड़ी बेनिफिट क्या होता है कि आपके पास पहले से ही एक फिगर आ जाता है प्रॉफिट का। आपके पास कॉस्ट का फिगर होता है कि आपको मटेरियल कितने चाहिए। ठीक है, मटेरियल का फिगर पूछना आपके पास है कि आपके पास एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg मटेरियल यूज होता है। तो आप अगर पूरे महीने में 1 लाख यूनिट बना रहे हो तो उसका मतलब कि 2 लाख kg मटेरियल आपको चाहिए होगा। तो इसकी पहले से प्लानिंग आपके पास पहले से फिगर मौजूद है इन्वेंट्री का, कितनी इन्वेंट्री चाहिए। तो उसके लिए क्या करोगे आप? इसके लिए आप फंड्स का अरेंजमेंट करोगे पहले से ही। आपको पता होगा जनवरी में मुझे चाहिए 2 लाख kg मटेरियल, इसके साथ फरवरी में अगर 1.5 लाख यूनिट बनाने और एक यूनिट बनाने के लिए 2 kg मटेरियल यूज हो रहा है, तो 3 लाख kg मटेरियल चाहिए। तो आप पहले से ही अपनी कैश फ्लो की प्लानिंग कर लोगे। ठीक है, ताकि आपको फंड कहाँ कहाँ से किस तरह अरेंज करने हैं, आप पहले से ही आप प्लानिंग कर लोगे, तो आपके लिए आसानी होगी चीज़ों को मैनेज करने में। और आपके पास जब एक बजटेड आपके पास स्टैंडर्ड होंगे, तो आप बजटेड कैश फ्लो बना सकते हो अपना, बजटेड प्रॉफिट लॉस बना सकते हो अपने, मतलब हर हर महीने आपके पास क्या प्रॉफिट आने वाला है। उसकी बेसिस पे क्या करते हो आप? कोई चीज कोई डिसीजन ले सकते हो। अगर स्टैंडर्ड बनेंगे ही नहीं, पर यूनिट कॉस्ट आएगी नहीं स्टैंडर्ड में, तो क्या होगा? बजट बनेगा ही नहीं। अगर बजट नहीं बनेगा तो आप कुछ कंपेयर ही नहीं कर सकते। ठीक है, कोई फिगर आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते नहीं हो। तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बहुत बड़ा और अहम रोल है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि डिफरेंसेस जो भी होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे वेरिएंसेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। सबसे पहला जो आता है वेरिएंस, वो आता है आपका मटेरियल वेरिएंस। ठीक है, मटेरियल वेरिएंस में क्या चीजें होती हैं? सबसे पहले होता है वेरिएंस मटेरियल प्राइस या मटेरियल रेट वेरिएंस। वही बात हमने जो की थी आपसे कि स्टैंडर्ड बनाते वक्त आपने मटेरियल का जब स्टैंडर्ड बना रहे हो तो दो चीजों का ख्याल रखना है आपने। ठीक है, रेट के हवाले से खासतौर पर रेट, एक तो ये है कि
एक तो आपके पास महंगाई का जो पोर्शन, इन्फ्लेशन का जो रेट है आपका, अगर वो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जा रहा है, तो आपने हर महीने के स्टैंडर्ड बनाते वक्त रिवाइज करने उसने, आपने देखना है कि कितना इम्पेक्ट आया। और आपका एक तो ट्रेंड चल रहा है जो इम्पेक्ट हर महीने का या हर साल का, वो इंक्रीमेंट का पोर्शन में लेना है आपने। और जो करंट सिनेरियो चल रहा है, अभी जो आज की हम बात करें, अप्रैल के बाद से जो महंगाई शुरू हुई बढ़ना, मार्च अप्रैल के बाद से 8-9 महीने हो चुके हैं और कंटिन्यूसली चीजें महंगी ही होती जा रही हैं। इस तरह का सिनेरियो जब आ जाए तो क्या करना है, हर महीने ही एक कंपनी को चाहिए, बल्कि हर कुछ दिन के बाद, हर 2 वीक्स बाद, 1 वीक बाद अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करते हैं, ताकि वो एक्चुअल के करीब करीब रहें। वरना क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, बहुत बड़ा वेरिएंस आ जाएगा। और उससे क्या हो जाएगा, आपके बजटेड प्रॉफिट जो सोचा होगा वो प्रॉफिट आपको होगा नहीं, आपको लॉस भी हो सकता है। और लॉस क्या है, ह्यूमन साइकी के लॉस को इतनी जल्दी बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए स्टैंडर्ड बनाते वक्त ये चीजें देखनी है आपने, खासतौर पर जब बात आए मटेरियल रिलेटिव वेरिएंस की, प्राइस की बात करें जब, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसमें एक हो गया आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा आपका हो गया मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज क्या होता है? यूसेज मतलब कि आपने कितना मटेरियल यूज किया एक यूनिट को बनाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक पैकेजिंग प्रोडक्ट है, जिसमें मैंने आपको बात की थी, लेबल जो बनते हैं, फॉर एग्जांपल लेबल बनता है ना किसी चीज का, आप पेप्सी की बोतल देखते हो, उस पर लेबल लगा होता है पेप्सी की बोतल के ऊपर। इसी तरह आप देखते हो 7 अप की बोतल पे एक लेबल लगा होता है, ठीक है। वो लेबल बेसिकली होते हैं बीओपीपी मटेरियल का होता है, वो मटेरियल, ठीक है। उसको बनाने के लिए लेबल को कुछ आप मटेरियल यूज करते हो, ठीक है। मटेरियल में क्या होगा, आपकी चीजें आएंगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो शीट की कॉस्ट आ रही है वो आ रही है, प्रिंट हुआ उसके ऊपर, कटिंग हुआ है, उसको बीच में से दोबारा पेस्ट किया गया, ये सब क्या है, आपकी मटेरियल की चीजें आ रही है आपकी। तो क्या हो रहा है, तो इसमें कुछ कंपोनेंट लगे हुए मटेरियल के, तो उसमें क्या किया, उस मटेरियल को जो स्टैंडर्ड था आपने कहा, मेरा जो लेबल होगा वो होगा 35 माइक्रोन का, इतना पतला होना चाहिए मेरा, 35 माइक्रोन होना चाहिए मेरे पास। तो अगर आपके जो आपके लेबर है उसने क्या किया, 50 माइक्रोन का बना दिया, तो क्या 15 माइक्रोन ज्यादा बना दिया, तो क्या होगा, आपका मटेरियल ज्यादा यूज हो जाएगा पर केजी। आप जब टोटल जाओगे तो आपने 1 लाख, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा होगा 1 लाख केजी मटेरियल में आपके पीस बन जाएंगे तकरीबन 35,000। तो पीस क्या बन जाएंगे, कम बनेंगे आपके, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, कि वो कम बनेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ हम ये चेक करते हैं कि आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस में हम ये चेक करते हैं कि आपकी लेबर जो है ना, बेसिकली आपका जो मटेरियल जो है उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका यूसेज कैसा हुआ है। अगर यूसेज ज्यादा हो गया है तो उसका मतलब क्या है, या तो क्वालिटी खराब है, या आपके लेबर ने ज्यादा यूज कर दिया, उसकी नेग्लिजेंस की वजह से मटेरियल ज्यादा यूज हुआ। इसका जिम्मेदार कौन होगा, मटेरियल यूसेज का जिम्मेदार होगा आपकी, या तो आपके प्रोडक्शन मैनेजर होगा, जो कि प्रोडक्शन को देख रहा होगा कि लेबर सही से काम कर रही नहीं कर रही, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो देखेगा। लेकिन अगर मटेरियल सस्ता खरीदा गया है, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी सही नहीं है, तो वो परचेज मैनेजर की देखेगा। और मटेरियल प्राइस वेरिएंस का जिम्मेदार कौन होगा, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्टली परचेज मैनेजर ही होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल यूसेज का जिम्मेदार कौन होगा, प्रोडक्शन के बंदे भी, प्रोडक्शन के मैनेजर भी हो सकता है, प्रोडक्शन का सुपरवाइजर भी हो सकता है आपका, जो कि प्रोडक्शन को देख रहा है कि उसने देखा क्यों नहीं कि उनके बंदे ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं, देखा क्यों नहीं। या फिर वो ये भी कह सकते हैं कि भाई आपका मटेरियल इतना खराब आया, क्या करें, ज्यादा मटेरियल लग रहा है, खराब मटेरियल आया है। तो अगर खराब मटेरियल की बात आएगी तो क्या होगा, इनडायरेक्टली आपके परचेज मैनेजर भी और परचेज प्रोक्योरमेंट ऑफिसर भी आपका जिम्मेदार होगा इसके लिए, और आपकी प्रोडक्शन टीम भी हो सकती है, इसमें दोनों ऑप्शन मौजूद है। और यहाँ पे आपकी सीधा सीधा मटेरियल प्राइस या रेट वेरिएंस की बात होगी। रेट अगर ज्यादा ज्यादा में माल परचेज किया है तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो परचेज मैनेजर या आपके प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया, सही से प्लानिंग नहीं की, और सही से नेगोशिएशन नहीं की, या बहुत सारे वेंडर फाइंड नहीं किए, किसी एक वेंडर के पास गए, वहां से मटेरियल लेके आ गए। अब ज्यादा पर किसी एक वेंडर के पास जाओगे तो ज्यादा पर आपको पता तो नहीं मार्केट में रेट क्या चल रहा है, तो 5 6 10 जगह जाओगे तो ये आपको जो रियल मार्केट का रेट है वो पता लगेगा। किसी से नेगोशिएशन हो गई तो रेट आपको कम मिलेगा मार्केट से। तो यहाँ पे क्या, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में अगर मसला है, अगर वेरिएंस ज्यादा आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, आपका प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, सही है। और हम बात करते हैं आपकी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है आपका, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का जो भी आंसर होगा ना उसको ऐड करेंगे तो आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। इसे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के साथ साथ टोटल मटेरियल वेरिएंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टोटल मटेरियल वेरिएंस या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब सवाल देखते हैं, सवाल में क्या मौजूद है, इसके मुताबिक इसको सॉल्व करते हैं तो हमें चीजें समझ में आएंगी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बता रहा है कि मटेरियल जो आपका भैया जो यूज हुआ है भाई आपका, वो हुआ है
मटेरियल पर केजी, तो अपना केजी में यूज हुआ है, कितना रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए 1.5 kg मटेरियल रिक्वायर्ड है। कितना? 1.5 kg। एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए 1.5 kg मटेरियल चाहिए, ठीक है। और लेकिन एक्चुअल में कितना खर्च किया? एक्चुअल में जो आपका यूज हुआ है, वो मटेरियल यूज हुआ है 1.4। इसका मतलब क्या है? यहीं से पता लग रहा है कि आपका मटेरियल क्या हुआ है, कम यूज हुआ है। आपका मटेरियल क्या हुआ है? कम यूज हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके लेबर ने अच्छा काम किया, इफिशिएंसी से काम किया, कम मटेरियल यूज किया। एक तो ये भी इसका हो सकता है कि ये हो उसके लिए, या फिर ये हो कि मटेरियल की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, जो आपने स्टैंडर्ड सोची उससे अच्छी क्वालिटी आ गई, तो मटेरियल खुद ही ऑटो ऑटो ही कम यूज हुआ, ठीक है। या तो फिर ये हो सकता है कि अभी तो मटेरियल कम यूज हो गया, लेकिन जब पीस बन के गए मार्केट में, आगे चले गए फॉर एग्जाम्पल, और सारे पीस ही वापस आ गए, स्टैंडर्ड से हट के बना लिया, तो क्या होगा? बाद में आगे आपका लॉस होगा। तो ये सब चीजें इसमें शामिल हैं। अगर कोई एबनॉर्मल चेंज आ रहा होगा ना, तो आप क्या करोगे? उसको इन्वेस्टिगेट करोगे वेरिएंस के थ्रू। आप बोलोगे यार ये एक 1.5 kg रिक्वायर्ड था, 1.4 क्यों लग गया भाई? ये कम क्यों लगा है? इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया है, मिसलीड किया है इस मटेरियल को, या फिर क्या किया है, इसको कम यूज किया है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? मटेरियल रिटर्न में हो जाएगा, जब माल ऑफिस आएगा उसमें आएगा, क्योंकि मटेरियल कम यूज हुआ है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे अफेक्ट पड़ा है। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ा है, इसका मतलब कि पूरा प्रोडक्ट ही खराब हो गया है। तो ये इस वेरिएंट का पॉजिटिव आना इस बात का साइन नहीं है कि जरूरी नहीं कि यही होगा। आपके आपके लेबर ने अच्छा काम किया। इस लेबर के जो यूसेज वेरिएंस का जो आपका पॉजिटिव आना या आपका फेवरेबल आना, ये इस बात की जमानत नहीं है कि आपके बंदों ने सही काम किया, मतलब इफिशिएंसी काम से काम किया है। ये इसकी जमानत ये भी हो सकती है कि इसका इसका मामला ये भी यहाँ तक पहुंच सकता है कि ये आपके बंदों ने इसको कम लगाया, स्टैंडर्ड से हटके लगा दिया, कम लगा दिया, तो क्या अल्लाह ना करे आपका मटेरियल भी रिजेक्ट हो सकता है, पूरा पूरा प्रोडक्ट भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो मटेरियल का यूसेज वेरिएंस हो या कोई भी वेरिएंस हो, अगर वो अब नॉर्मल आ रहा है या नॉर्मल से हटके आ रहा है, तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि मसला क्या है। ऐसा नहीं है कि हमारी इस वेरिएंट के फेवरेबल तो हो गया ये हमारे लिए, लेकिन इसके फेवरेबल होने की वजह से हमारी पूरी प्रोडक्ट ही खराब हो जाए, तो उसका टोटल लॉस ना हो जाए। तो ये भी हम देखते हैं जब इसकी मटेरियल की वेरिएंस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिलहाल हम पढ़ेंगे बेसिक वेरिएंस जो भी है, सारे वो पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसने कह दिया कि भाई 1.5 kg मटेरियल चाहिए आपको एक प्रोडक्ट या एक यूनिट को बनाने के लिए, स्टैंडर्ड ये आपने डिसाइड किया था। और 1.4 kg मटेरियल यूज हुआ, इसका मतलब कम मटेरियल यूज हुआ। तो ये यहीं से लग रहा है आपको कि मटेरियल कम यूज हुआ है, तो इसका वेरिएंस क्या होगा? पॉजिटिव साइन में आ रहा है। इसका डिफरेंस कितने में आ रहा है? पॉजिटिव साइन में आ रहा है, 0.1 kg पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब यही, ये यहीं से पता लग रहा है आपको फिगर देख के ही कि ये आपका वेरिएंस क्या होगा? फेवरेबल होगा। पर केजी जो डिसाइड किया था, सोचा था, स्टैंडर्ड रखा था आपने कि 100 रुपए का मटेरियल पर केजी आ जाएगा, लेकिन जब परचेजिंग हुई इसकी, तो ये कितने का हो गया? 102 रुपए का पड़ा आपको परचेज करते वक्त। इसका मतलब क्या हुआ? 2 रुपए ज्यादा में परचेज किया आपने। तो जब फिगर इसका साइन आ रहा है नेगेटिव में, इसका मतलब क्या है कि 2 रुपए, अब ये कॉमन सेंस भी बोल रहा है कि 2 रुपए ज्यादा दिए हैं। इसका मतलब क्या है? टोटल जितना भी माल आया होगा उसमें आपने 2 रुपए ज्यादा दिए होंगे, तो ये क्या आपके लिए अनफेवरेबल चीज है। तो ये क्या हमारे लिए? ये हमारे लिए होगा फेवरेबल। ये अभी जो डेटा देख के अंदर हो रहा है, ये हो जाएगा हमारे लिए अनफेवरेबल वेरिएंस। फेवरेबल क्या होता है? इसमें हमारा कॉस्ट में फायदा हुआ हो, अमाउंट में फायदा हुआ हो। अनफेवरेबल क्या होता है? जिसमें हमारा अमाउंट में नुकसान हुआ हो, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है, फाइंड हमें करना है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। अब हमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस को निकालने के लिए कुछ चीजें रिक्वायर्ड है, वो देखते हैं हमें क्या रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए सबसे पहले हमें निकालनी होगी आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी यूज हुई है या परचेज हुई है मटेरियल की, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी मटेरियल की यूज हुई है और कितनी परचेज हुई है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हमें यूज करनी चाहिए थी मटेरियल की, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी यूज हुई है मटेरियल की या परचेज हुई है। क्योंकि हमारे पास खाली ये लिखा हुआ आ रहा है कि 1.5 kg चाहिए भाई एक यूनिट को बनाने के लिए। टोटल जो यूनिट बने हमारे बने 5,000 यूनिट, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 5,000 में कितने 5,000 यूनिट बनाने के लिए कितना मटेरियल टोटल चाहिए था, ये हमें निकालना होगा। तो ये हम निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या है? आसान सा फार्मूला है, कुछ इसमें बड़ी हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है। आपने क्या करना है?
एक्चुअल आपने क्या करना है, इसके स्टैंडर्ड जो है ना आपका, स्टैंडर्ड यूसेज जो आपने सोचा था, स्टैंडर्ड यूसेज जो आपने सोचा था उसको मल्टीप्लाई करके देना आपको किसी, स्टैंडर्ड यूसेज जो आपने सोचा था उससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है आपके टोटल आउटपुट के साथ। टोटल आउटपुट क्या मतलब, टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स, जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं, ठीक है। प्रोड्यूस क्यों किया है, जो आपने सोचे थे कितने हम प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है स्टैंडर्ड क्वांटिटी की। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में क्या होगा, स्टैंडर्ड का ही यूसेज होगा और स्टैंडर्ड के ही यूनिट्स होंगे, ठीक है। इस वाले सवाल में तो क्या है, आपका स्टैंडर्ड भी 5000 यूनिट्स ही है और आपके आपका जो एक्चुअल यूनिट भी 5000 ही है, इसलिए इसमें कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। अब देखते हैं ये तुम्हारे क्या हुए, 1.5 मटेरियल रिक्वायर्ड था आपको एक यूनिट को बनाने के लिए। तो 5000 यूनिट को बनाने के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 5000 कर देंगे तो क्या होगा, 750 kg मटेरियल चाहिए टोटल आपको। स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपके 750 kg मटेरियल होगा तो आप 5000 यूनिट्स बना पाओगे, अगर नहीं होगा तो नहीं बना पाओगे, ठीक है। अगर और एक्चुअल क्या कहता है, एक्चुअल में हम क्या बात करेंगे, एक्चुअल में हम बात करेंगे एक्चुअल यूसेज कितना हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके टोटल प्रोडक्शन यूनिट्स की। कौन से वाले यूनिट, जो कि आपके टोटल हुए हैं। यहाँ पे क्या है, सेम है हमारे पास प्रोडक्शन यूनिट्स कितने, एक्चुअल भी 5000 ही है और स्टैंडर्ड भी 5000 ही है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई एक्चुअल आउटपुट से ही करेंगे। तो एक्चुअल यूसेज कितना हुआ है हमारा, एक्चुअल कितना यूसेज हमें चाहिए था पर यूनिट में, हमें चाहिए था 1.4। हमने हमारा जो 1.4 यूनिट खर्च हुआ है, 1.4 kg मटेरियल खर्च हुआ है आपके एक यूनिट को बनाने के लिए। तो 5000 यूनिट को बनाने के कितना खर्च होगा, 7000 kg। तब हमारे टोटल जो हमने 5000 यूनिट्स बनाए इस पे हमारा मटेरियल कितना खर्च हुआ, 7000 kg। सोचा था कि 7.5 खर्च होगा लेकिन खर्च हुआ 7000। इसका मतलब क्या, 500 का आपका आ रहा है डिफरेंस, डिफरेंट आ रहा है पॉजिटिव में। इसका मतलब क्या है, ये आपका फेवरेबल वेरिएंस होगा अगर इसका आंसर आएगा तो, ठीक है। अब देखते हैं कि एक में क्या क्या चीजें हुई हैं। हमने क्या निकाल लिया, हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाली पहले, कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड है आपके बजटेड या आपके बजटेड आउटपुट को बनाने के लिए, और एक्चुअल कितनी एक्चुअल क्वांटिटी रिक्वायर्ड है जो कि अपने एक्चुअल में मटेरियल अपना बनाया। यहाँ देखते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या कहता है हमें। जब हमने फाइंड कर लिया आपका, हमने कि स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी हमने फाइंड कर ली, उसके बाद हम क्या करते हैं, फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या आसान सा फार्मूला है, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। क्या करना है, अब बात हो रही है यहाँ पे किसकी, बात हो रही है यहाँ प्राइस की या रेट की। तो इसका मतलब क्या है, हम रेट को कंपेयर करेंगे, हम रेट को क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे रेट का। मटेरियल प्राइस वेरिएंस या रेट वेरिएंस की बात आ गई तो क्या करना है, हमें प्राइस को ही आपस में कंपेयर करना है, प्राइस को हमें आपस में क्या करना है, उसका डिफरेंस निकालना है। हमने क्या किया, स्टैंडर्ड प्राइस में जो लेस कर दिया आपका एक्चुअल प्राइस, तो क्या आ जाएगा, प्राइस का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई करना है आपने एक्चुअल क्वांटिटी के साथ। जब प्राइस का डिफरेंस हमारे पास आया उसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस का आपका आंसर होगा। सर हमारे लेकिन पास मसला तो हमारे सर पास ये कर रहे 7000 kg हैं। मटेरियल क्या था एक्चुअल में हमारा यूज हुआ। यहाँ पे एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी का मतलब क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ मतलब एक्चुअल क्वांटिटी यूज जो हुई, ठीक है, जो या परचेज की या यूज की। यहाँ पे परचेजिंग की फिगर नहीं आ रही, ठीक है। तो समझ लो यूज भी इतनी हुई है, परचेज भी इतनी हुई है, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब क्या हुआ, जो प्राइस हमें हमने स्टैंडर्ड सोचे थे, और एक्चुअल प्राइस का ना जो कि एक्चुअल में हुए। तो 7000 हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी आ गई जो यूज हुई है। हमने इसका डिफरेंस क्या था, प्राइस का डिफरेंस था 2 रुपए का, क्योंकि 100 रुपए में से अगर 2 रुपए 102 रुपए निकाल लोगे तो माइनस में नेगेटिव में 2 रुपए का फिगर बचेगा। तुम 2 रुपए का आपने ज्यादा मटेरियल महंगा मटेरियल खरीदा आपने। तो 7000 जो यूनिट जो आपके केजी जो थे आपके 7000 kg यूनिट आपने क्या किए, आपने 2 रुपए महंगे खरीदे। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 14000 रुपए का नुकसान कर दिया कंपनी का, ठीक है। तो ये 14000 क्या है, 14000 आपका अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। क्या है ये, 14000 अनफेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। आपको इस सवाल पूछा था। सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा। सर मैं ये कह रहा था, अगर लास्ट विषय बात हमने किया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर सर आवाज मटेरियल बहुत का, स्लो आ रही है आपकी। हेलो, इसमें से 500 बच रहे हैं, जैसे 7500 के जी 500 नहीं इसको बज रही, बनाना था, फिर 500 kg 7000 है क्या ये, 500 क्या है ये,
केजी है, क्या है ये? 500 फेवरेबल वेरिएंस है ना सर, अगर वो सारा सामान वापसी आ जाएगा तो 500 तो उसके गले पड़ जाएंगे, तो उसको अपनी जेब से और देना यार आपकी पड़ेगा। आवाज बड़ा समझ में नहीं आ रही भैया, क्या बोल रहे? हेलो। सर छोड़े, क्लास में सवाल कर लेंगे, अभी आपको आवाज नहीं आ रही। यार तुम्हारी बेटा बात समझ में आ गई, क्या बोल लो? 500 क्या बोल रहे हो? 500 बेटा, ये 500 क्या है? 750 केजी, 7,500 केजी आपको, आपको आपने सोचा था कि आप बनाओगे 5,000 यूनिट्स। जब 1,000 यूनिट्स, एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 केजी का मटेरियल रिक्वायर्ड है, तो 5,000 को बनाने के लिए 7,500 केजी मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। ये स्टैंडर्ड कहता था आपका। लेकिन एक्चुअल में वो क्योंकि तो पर समझ में यूनिट पे कम मटेरियल यूज हुआ है, सुन लो बात। एक्चुअल में क्योंकि कम मटेरियल यूज हुआ है, तो इसलिए जाहिर सी बात है ये इसका टोटल यूसेज भी कम ही आएगा। इसलिए 7,000 केजी मटेरियल ऐसा था जो कि यूज हुआ एक्चुअल में। तो 500 केजी मटेरियल क्या है आपका? 500 केजी मटेरियल आपका क्या है? ये आपका है, आपका आपने कम यूज किया है, तो ये क्या है? अब कॉमन सेंस ये कहता है जब कम यूज होगा, जाहिर सी बात है क्या होगा, ये फेवरेबल होगा ना आपके लिए। तो यहाँ से ये डेटा देख के अंदाजा होता है कि यहाँ पे आपके क्या हुआ है, यूसेज में क्या आपको फायदा हुआ है। जब आपने कम यूज किया तो फायदा है, ये आपका फेवरेबल वेरिएंस कहलाएगा आपका। यहाँ से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इसका वेरिएंस क्या होगा, फेवरेबल होगा। अब देखते हैं इसका वेरिएंस निकालते कैसे हैं। दूसरा हमारा वेरिएंस कौन सा है? मटेरियल यूसेज वेरिएंस है। बेटा आप लोगों की आवाज बिल्कुल स्लो आ रही है, इसलिए मुझे मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ क्या 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 पूछने जा रहे हो आप लोग? हाँ चले आगे। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यहाँ पे बात हो रही है यूसेज की, कितना यूज किया। यूज मतलब क्या, यूज कौन करता है? यूज करता है लेबर। यूसेज की बात जब आती है, जब हम बात करते हैं इफिशियंसी की, ठीक है, आपका लेबर कितना एफिशिएंट था, या कि या तो आपके मटेरियल जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था बेसिकली वो कितना परफेक्ट था, कि उस परफेक्शन के लिहाज से वो मटेरियल यूज भी हुआ कि नहीं हुआ। जो आपने एक सोच लिया था कि भाई 1 केजी बनाने के लिए, 1 यूनिट बनाने के लिए 1.5 केजी मटेरियल चाहिए था, तो ये आपने स्टैंडर्ड रख लिया था। आपने कुछ बेसिस थी, इस बेसिस की बुनियाद पे आपने प्रीवियस प्रैक्टिस को देखते हुए आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल बेसिस अगर प्रीवियस प्रैक्टिस है कि 6 महीने में मटेरियल में, पिछले 6 महीने हमने जो मटेरियल जो बनाया है यूनिट, उसमें ये ऑन एवरेज मटेरियल हमारा क्या हुआ, यूज हुआ है 1 यूनिट को बनाने के लिए, तो वही आपका क्या हो गया, स्टैंडर्ड आपने रख लिया, ठीक है। जब एक्चुअल में जब हमने चेक किया तो क्या हुआ, आप इस उस महीने के लिए आपका 1 यूनिट बनाने के लिए मटेरियल यूज कितना हुआ आपका, 1.4 केजी मटेरियल यूज हुआ है, ठीक है। जाहिर सी बात है ये, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये वेरिएंस तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव ही होगा। अब यहाँ देखते हैं कंपेयर क्या करना है हम लोग को। बात हो रही है यूसेज की, यूसेज निकलता है क्वांटिटी से। क्वांटिटी यूज करोगे तो यूज निकलेगा ना आपको। यूज क्या होती है, क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके जो नाम है ना मटीरियल वेरिएंस का, मटीरियल यूसेज, उसके नाम को ही से हमने फॉर्मूला क्रिएट कर दिया। हमने कहा कि यूसेज निकलता है क्वांटिटी से, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम क्वांटिटी को आपस में इसका डिफरेंस निकालेंगे। कंपेयर किसको करना है, क्वांटिटी को करना है आपस में। आपस में क्वांटिटी का डिफरेंस निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, आपके आपके प्राइस के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में से आपने लेस कर दिया आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई में क्या कर दिया आपने, स्टैंडर्ड रेट। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपके पास एक्चुअल कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड थी एक ये टोटल मटेरियल को बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअल क्वांटिटी अपनी कितनी यूज की, वो क्या आपका डिफरेंस आपके पास आ गया, क्वांटिटी का डिफरेंस आपके पास आ गया। क्वांटिटी का डिफरेंस आ गया, आपने क्या किया, स्टैंडर्ड रेट पे अप्लाई किया। स्टैंडर्ड रेट पे जब अप्लाई किया आपने, तो क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया इसका फेवरेबल, क्योंकि 100 रुपए का आपका था रेट स्टैंडर्ड का, और जो डिफरेंस आया है 7,500 सर केजी मटेरियल रिक्वायर्ड था, आपने 60,000 केजी मटेरियल यूज किया, तो 500 केजी क्या किया आपने, मटेरियल कम यूज किया, तो आपको फायदा हुआ है। तो 500 जो बच गया मटेरियल केजी, उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड के रेट से, तो वो क्या हो गया आपको, जब आपने 100 रुपए को 100 को मल्टीप्लाई किया 500 से, आपके पास आ गया आंसर 5,000, 5,000 50,000 आपका आंसर आ गया। 50,000 क्या आपका, 50,000 आपका फेवरेबल मटेरियल यूसेज वेरिएंस से 50,000 का फायदा करवाया आपके आपके बंदों ने करवाया, आपकी आपकी लेबर टीम की या प्रोडक्शन टीम की एफिशिएंसी ने करवाया, ठीक है। ये क्योंकि उन्होंने मटेरियल कम यूज किया, ये फायदा नुकसान भी नुकसानदेह भी बन सकता है। अगर अल्लाह ना करे स्टैंडर्ड से हट के कुछ चीज आपने यूज की, तो आपका प्रोडक्ट खराब ना हो जाए, आपका प्रोडक्ट वापस ना आ जाए, ये खतरा भी इसमें रहता है। तो ये फेवरेबल वेरिएंस अभी तक तो ये बता रहा है कि ये फेवरेबल है, ये हमने फायदा हुआ आपका। लेकिन अल्लाह ना करे स्टैंडर्ड से हट के कुछ काम किया आपने, तो हो सकता है कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्टैंडर्ड से हट के काम होते हैं, तो पूरे पूरे प्रोडक्ट ही वापस आपके आ जाते हैं। तो फेवरेबल वेरिएंस यहाँ पे अभी तो ये कॉस्ट में बता रहा है कि 50,000 का फायदा हुआ है, लेकिन अल्लाह ना करे मटेरियल वापस आएगा, तो क्या होगा, इससे कम यूज करने का, कम आपने जो मटेरियल लगाया यूनिट पे,
उससे नुकसान भी हो सकता है कंपनी को बड़ा। ठीक है, इसलिए इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। जब आपका स्टैंडर्ड से हट के कुछ चीज आती है ना, बहुत ज्यादा फर्क आता है, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं कि भाई ये इतना कम क्यों गया है, हमारे बंदों ने कम मटेरियल लगाया तो हमारे प्रोडक्ट पर असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? जो आपके मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया है और जो आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस आया है, उसको आपस में क्या करते हैं, उसको आपस में करते हैं प्लस। तो उसके जो आंसर होते हैं फेवरेबल अनफेवरेबल अनफेवरेबल के, उसको आपस में करते हैं प्लस, तो आपके पास आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या मटेरियल टोटल वेरिएंस। दोनों का नाम एक ही है, नाम अलग अलग है, काम एक ही है। मटेरियल टोटल वेरिएंस या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला क्या है? फार्मूला सबसे आसान है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस में ऐड कर दोगे आप मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जो भी आंसर आएगा क्या हो जाएगा आपका, ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो जाएगा। हमारे पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस था 14,000 नेगेटिव में, ये था क्या हमारा, ये था हमारा अनफेवरेबल। ठीक है, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस था हमारे पास कितना, 50,000 था, ये था हमारा फेवरेबल वेरिएंस। तो यहाँ पे नजर आ रहा है कि अनफेवरेबल कम है और फेवरेबल ज्यादा है, तो 50,000 में 14,000 पर निकाल दिया आपने, तो 36,000 क्या हो गया आपका, ये टोटल हो गया फेवरेबल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या फिर टोटल मटेरियल वेरिएंस। क्या ये फेवरेबल है? 36,000 रुपए थे। ये तो जब ये वाले फॉर्मूले से जब निकलेगा आपके पास वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट का, जब आपके पास प्राइस वेरिएंस भी निकला हुआ हो मटेरियल का और मटेरियल का यूसेज वेरिएंस भी निकला हुआ हो, तब निकलेगा आपका ये। लेकिन आप दोनों आपके पास निकले हुए नहीं, आपको डायरेक्ट निकालना है ये। तो उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला ये है, बेसिकली ये कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है कि हमने कितनी कॉस्ट स्टैंडर्ड में सोची थी टोटल आपके आउटपुट को बनाने के लिए, और टोटल एक्चुअल आउटपुट जो बना उस पर कितनी टोटल कॉस्ट कितनी आई, उसको आपस में कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड को पूरे पूरे एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, तो आपके पास आंसर आता है इसका। तो स्टैंडर्ड जब पूरा कैसे बनता है? स्टैंडर्ड पूरा ऐसे बनेगा कि हमारे स्टैंडर्ड की क्वांटिटी भी होगी, स्टैंडर्ड का रेट भी होगा, तो हम स्टैंडर्ड की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं स्टैंडर्ड की रेट के साथ, तो हमारे पास आता है स्टैंडर्ड का पोर्शन हमारे पास आता है। उसमें हम क्या करते हैं, लेस करते हैं कौन सा पोर्शन, एक्चुअल का। एक तो एक्चुअली क्वांटिटी भी हमारी कितनी यूज हुई वो, या कितनी परचेज की है वो, उसको मल्टीप्लाई करते हैं हम अपने एक्चुअल प्राइजेस के साथ, तो क्या होता है हमारे पास आता है एक्चुअल का पोर्शन हमारे पास आता है। तो जब आपस में इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं या माइनस करते हैं, तो आपके पास आंसर जो आता है वो आपका आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए थी टोटल में, तो कितनी कॉस्ट लगी एक्चुअल में, उसका डिफरेंस क्या है, वेरिएंस है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ सवाल में। 7,500 केजी मटेरियल स्टैंडर्ड था कि यूज होना चाहिए था, 100 रुपए का स्टैंडर्ड का रेट था, तो 7.5 लाख रुपए अमाउंट की कॉस्ट बन गई। ठीक है, अब क्या कीजिए, एक्चुअल में 7,000 केजीज मटेरियल आपका यूज हुआ एक्चुअल में, और 102 रुपए के हिसाब से मटेरियल आपने परचेज किया, तो 7,14,000 क्या हो गया आपकी कॉस्ट हो गई। तो 7.5 लाख की स्टैंडर्ड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट आपकी 7,14,000 रुपए की है, तो 36,000 रुपए की आपका फेवरेबल फेवरेबल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका। ठीक है, 36,000 रुपए का। इस ये वेरिएंस इस तरह इस फार्मूले से वेरिएंस निकालना, ये क्या है, एक तरह से चेक भी आपका, कि आपका ये आपके क्वेश्चन को चेक करता है, आपके आंसर को चेक करता है कि आपने मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस सही निकाला है कि नहीं निकाला। अगर इसका आंसर इसके आंसर से मैच कर जाए, इन दोनों को ऐड करने के बाद, इसको और इसको ऐड करने के बाद इसका आंसर से मैच कर जाए, तो क्या ये आपका इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने प्राइस वेरिएंस और आपने यूसेज वेरिएंस सही निकाला है। अगर इसका आंसर इन दोनों के आंसर को ऐड करने के बाद मैच कर जाए तो। ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है, 36,000 फेवरेबल। अब 14,000 में से आपने क्या किया, यहाँ पे 50,000 निकाल दिया था, तो कितने में चाहिए आपको, 36,000 फेवरेबल। इसका मतलब क्या है, आपने ये पूरा जो काम किया है आपके मटेरियल प्राइस वेरिएंस का और मटेरियल यूसेज वेरिएंस का, ये आपने सही निकाला है। ठीक है, ये इस बात की श्योरिटी दे रहा है मैं। तो जब भी आप एग्जाम में भी सवाल करो या कभी जिंदगी में भी सवाल करो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इससे इस फार्मूले से आपका चेक हो जाएगा कि आपने प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस जो निकाला है मटेरियल का, वो सही है कि नहीं। एक्चुअल प्राइस से बेटा एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई नहीं होता, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड हमको हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड को कर रहे हैं ना। स्टैंडर्ड को जब कंपेयर करें तो स्टैंडर्ड प्राइस से ही लेंगे ना उसको, इसलिए स्टैंडर्ड प्राइस ही इसमें आती है, हमेशा हमेशा आती है स्टैंडर्ड प्राइस, कभी भी एक्चुअल प्राइस नहीं आती। ठीक है, एक्चुअल प्राइस कहाँ आएगी, नीचे आएगी, यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर करेंगे पूरे एक्चुअल के पोर्शन को पूरे स्टैंडर्ड के पोर्शन के साथ, वहाँ प्राइस भी एक्चुअल आएगी और क्वांटिटी भी एक्चुअल आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है, स्टैंडर्ड प्राइस आ रही है, तो कंपेरिजन बन गया ना यहाँ पे। यहाँ पे ये एक्चुअल क्वांटिटी को कंपेयर कर रहा है स्टैंडर्ड प्राइस और इसकी डिफरेंस के साथ। यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है स्टैंडर्ड प्राइस को आपके स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल
क्वांटिटी के साथ। और यहाँ पे क्या कर रहा है लास्ट फार्मूले में, ये क्या कर रहा है कॉस्ट वेरिएंस में, टोटल पोर्शन दोनों के है ना, स्टैंडर्ड का और आपका आपका स्टैंडर्ड का पूरा पोर्शन और आपका एक्चुअल का पूरा पोर्शन जो है कॉस्ट का, उसको आपस में कंपेयर कर रहा है। तो ये इसका मतलब क्या है, ये जो फार्मूला आपका ये चेक भी कर रहा है कि आपने ऊपर मटेरियल वेरिएंस और आपका यूसेज वेरिएंस सही निकाला है कि नहीं निकाला। अभी मीटिंग अगर बंद हो जाती है तो चाहिए इसी लिंक पे दोबारा मीटिंग ऑन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई है सबके, लेबर की, ये मटेरियल वेरिएंस की, कुछ सवाल? जी सर, समझ में आ गया। कोई सवाल तो नहीं बेटा? अब चलते हैं लेबर वेरिएंस के ऊपर। लेबर वेरिएंस भी 3 तरीके के होते हैं। पहला होता है वही लेबर का रेट वेरिएंस, जैसे हमने मटेरियल का रेट वेरिएंस देखा था, इसका लेबर का रेट वेरिएंस हो गया। दूसरा होता है लेबर की इफिशियंसी वेरिएंस, जिस तरह वहां पे मटेरियल का वेस्टेज वेरिएंस था, यहाँ पे लेबर का इफिशियंसी वेरिएंस है। थर्ड वेरिएंस क्या हमारा, वही लेबर का कॉस्ट वेरिएंस था, वहां पे था वहां पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था, यहाँ पे लेबर कॉस्ट वेरिएंस है। लेबर कॉस्ट वेरिएंस को आप टोटल कॉस्ट वेरिएंस भी, तो टोटल लेबर वेरिएंस भी कहते हैं, या तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस कह दो या टोटल लेबर वेरिएंस भी कह दो, उसको तो बात एक ही है, ठीक है। लेबर का जो वेरिएंस हमें ये दिखाता है, ये बताता है हमें कि आपके जो बेसिकली जो आपके जो बंदे हैं, आपके जो एम्प्लॉय हैं, आपकी जो लेबर है, वो कितनी इफिशिएंट है। एक तो ये बता रहा है हमको, ये वेरिएंस ये बता रहे हैं कितनी इफिशिएंट है, कितना इफिशिएंट काम कर रही है। दूसरा ये बताता है जो आपने इसको पेमेंट की है, फॉर एग्जाम्पल आज जो दिया है आपने, बेसिकली वो आपने इनको कम दिया है या ज्यादा दिया है, आपने अच्छा नेगोशिएशन करके आपने कम सैलरी के अंदर अच्छे बंदे हायर कर लिए हैं। एक तो ये, अगर कम सैलरी में अपने बंदे हायर कर लिए तो सही है, लेकिन कम सैलरी वाले बंदे अगर आपको आपकी इफिशियंसी इफेक्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बेकार है, दूसरा हो जाएगा आपका। अगर आपके बंदे भी अच्छे हैं, इफिशिएंट भी हैं, उस कम सैलरी में भी आपने हायर किए हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपकी कंपनी, आपकी जो एचआर के बंदे हैं ना, वो अच्छे नेगोशिएबल हैं और आपकी आपकी कंपनी की अच्छी खासी कॉस्ट को बचा के दे रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया, आपको बात बताई थी कुछ लास्ट लेक्चर में कि कौन कौन से फैक्टर आपने देखने हैं लेबर वेरिएंस को पढ़ते वक्त या लेबर का वेरिएंस निकालते वक्त। अगर रेट की बात करेंगे तो हमने देखना यह है कि लेबर का मिनिमम जो रेट है, जो गवर्नमेंट हर साल डिसाइड करती है बजट के अंदर, कि वो मिनिमम वेज जो होती है वो आपकी मिनिमम वेज है, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं। हर साल गवर्नमेंट क्या करती है, एक रेट से इसका मिनिमम वेज इंक्रीज करती है। वो रेट आपको पता होना चाहिए आपकी कोस्ट अकाउंटेंट को, जब वो स्टैंडर्ड बना रहा है। अगर उसने वो वाला फैक्टर जो जो हर साल इंक्रीमेंट का फैक्टर है वो ऐड नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, आपके आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस में स्टैंडर्ड में आपका स्टैंडर्ड से बनेगा नहीं। जब आपका स्टैंडर्ड सही नहीं बनेगा तो आपको बजट सही नहीं बनेगा। जब बजट सही नहीं बनेगा, आपको बजट का जो प्रॉफिट होगा वो भी आपका प्रॉफिट नहीं होगा, जाहिर सी बात है आगे जाके वो नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया, रेट बढ़ा दिया, आपने जो अपने स्टैंडर्ड में वो रेट वो इम्पैक्ट लिया ही नहीं था, आपने जो प्रीवियस पेड की थी वो यहाँ पे लगा दी इस साल भी, इस साल की पूरे स्टैंडर्ड में लगा दिया आपने पूरे साल के बजट को बनाते वक्त। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया है, हर साल 10% करती है इंक्रीज, उस साल भी 10% इंक्रीज कर दिया। तो क्या हुआ, अब लेबर तो पड़ेगा महंगा, आपको जो आप पेमेंट करोगे महंगी हो जाएगी, तो क्या होगा, कंपनी का नुकसान हो जाएगा। जब कॉस्ट बढ़ती है क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है। तो एक तो आपने देखना है कि मिनिमम वेज का जो है कॉन्सेप्ट, वो आपने फैक्टर लिया है कि नहीं लिया अपनी स्टैंडर्ड रेट को डिसाइड करते वक्त। स्टैंडर्ड रेट को आपके जो रेट को स्टैंडर्ड करते वक्त पर आर को। दूसरा कंपोनेंट है आपकी बेरोजगारी, आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशो। अनएम्प्लॉयमेंट अगर आपकी ज्यादा है आपके आपके मुल्क में या आपके आपके इलाके में, तो आपने ये देखना होता है कि तो उसमें होता ये है कि अगर ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, आपको सस्ती लेबर सस्ती मिलती है और अच्छी मिल जाती है, मतलब अच्छी इफिशिएंट लेबर मिल जाती है आपको कम पैसों में, मतलब पढ़ा लिखा बंदा मिल जाएगा आपको कम पैसों में, ठीक है ना। पढ़ा लिखा बंदा मतलब क्वालिफाइड बंदा मिल जाएगा आपको, एक्सपीरियंस बंदा मिल जाएगा आपको कम पैसों में, क्योंकि वहाँ पे बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, जॉब्स कम है, जाहिर सी बात है बंदे को वहीं रहना वहीं पर ही, तो वो कम पैसे सैलरी में भी वो आ जाता है बंदा। तो ये क्या होता है, ये आपका फायदा होता है इसमें। तो आपने अनएम्प्लॉयमेंट के रेशियो को भी आपने देखना पड़ता है कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या चल रहा है उस मार्केट में, ठीक है। तो और तीसरा फैक्टर जिसमें होता है वो होता है आपका इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन का फैक्टर आपके मटेरियल में भी इम्पेक्ट कर रहा होता है, इन्फ्लेशन का फैक्टर आपका यहाँ पर भी इम्पेक्ट कर रहा होता है लेबर में। मटेरियल में से इम्पेक्ट करता है, अगर क्योंकि मटेरियल आपके आपके कॉस्ट अकाउंटेंट ने आपको मटेरियल इंपोर्टेड मटेरियल आ रहा है, तो उसने डॉलर के रेट को के पोर्शन को उसने देखा नहीं, उसने देखा नहीं कि डॉलर कितना बढ़ रहा है, महंगाई की वजह से डॉलर कितना बढ़ रहा है, ज्यादा बड़े इंपोर्टेड मटेरियल क्या होगा,
डॉलर बढ़ेगा तो महंगा हो जाएगा। तो उसने एक्सटर्नल फैक्टर देखे ही नहीं और स्टैंडर्ड रख दिया, पुराना लास्ट ईयर का स्टैंडर्ड वो रख दिया उसने। तो क्या हो जाएगा, इससे आपका बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाएगा। जिस तरह से इस अब हमारे पाकिस्तान में चल रहा है, पिछले 6 महीने से 8 महीनों से ये जो स्थिति चल रही है, कीमतें डबल हो गई हैं। अगर ये फैक्टर लिया ही नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल थोड़ा भी अगर ना लिया हो किसी ने, तो क्या हो जाएगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा। ये वैसे तो ये एक एबनॉर्मल वो है, इंक्रीमेंट है, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट हो, कंपनी की इतनी बड़ी कॉस्ट को आप डिटरमाइन करो तो कॉस्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रॉफिट पर पड़ता है। तो आपने क्या करना है, हर महीने हर 15 दिन 20 दिन बाद अपने स्टैंडर्ड को रिवाइज करते रहना है, ताकि आप एक्चुअली करीब करीब रहो। अगर मिनिमम वेज फॉर एग्जाम्पल 25,000 गवर्नमेंट ने रखी हुई है, लेकिन एकदम से हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ, पिछले 8 महीने में एकदम से महंगाई बढ़ गई। अब जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ जाएगी तो जो जिस सैलरी में बंदे काम कर रहे थे, उस सैलरी में तो उसका गुजारा होगा ही नहीं। अब गवर्नमेंट अनाउंस करेगी 1 साल के बाद। गवर्नमेंट तो हर बजट में करती है ना इंक्रीज अपने मिनिमम वेज का, लेकिन अभी 1 साल पूरा हुआ नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट तो फिलहाल अभी कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगी कि आपका रेट को इंक्रीज करे, आपकी वेजेस के। वो तो 1 साल बाद बजट जब आएगा जब करेगा। लेकिन कंपनी क्या करती है, अपने ही उससे अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बोलती है, अगर हमने बंदों की सैलरी इंक्रीज नहीं की, हमारे एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज नहीं की, तो क्या होगा, हमारे ऐसा ना हो कि हमारे बंदे भाग जाएं, हमारे एम्प्लॉय हमारे काम छोड़ के चले जाएं, जो कि हमारे अच्छे एम्प्लॉयज हैं, जो कि हमारे पढ़े लिखे एम्प्लॉयज हैं, और हमारे काम को जानते हैं। अगर ये चले जाएंगे, हमारा नुकसान होगा। तो कंपनी कुछ सैलरी उसकी इंक्रीज कर देती है। वो वाला इम्पैक्ट भी अगर आपने नहीं लिया इम्पैक्ट, तो क्या होगा, आपकी सैलरी पेड जो भी होगी एक्चुअल में कुछ ज्यादा हुई होगी। स्टैंडर्ड आपने बनाते वक्त सोचा नहीं होगा कि ये भी चीज भी हो सकती है। तो क्या होगा, स्टैंडर्ड कम होगा तो बहुत बड़ा वेरिएशन आ जाएगा। ये बड़ा वेरिएशन आपकी कॉस्ट को डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट खुद ही कम हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं जो कि आपने सोचनी है लेबर का स्टैंडर्ड सेट करते वक्त। अब यहाँ आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि लेबर आवर्स जो रिक्वायर्ड थे, सवाल में कितने 3 लेबर आवर्स रिक्वायर्ड थे 1 यूनिट को बनाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, 3.5 घंटे लग गए भाई लेबर के 1 यूनिट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने चेक किया तो पता लगा आधा घंटा ज्यादा यूज किया है। नेगेटिव फिगर आ रहा है, आधा घंटा ज्यादा यूज किया है एक लेबर, एक यूनिट को बनाने के लिए आपकी लेबर ने। इसका मतलब ये है कि भाई आपकी लेबर ने सही से काम नहीं किया भाई। एक तो ये हो जाता है आपकी लेबर ने सुस्ती से काम किया, ठीक है, सही से काम नहीं किया, या वो खासतौर पर नाइट शिफ्ट जो होती है ना आपकी डिपार्टमेंट्स में, जो कंपनीज में, वहाँ पे नाइट शिफ्ट में अक्सर ऐसा होता है कि आपके बंदे सुस्ती से काम करते हैं, थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा सुस्त होते हैं। तो क्या होता है, उस वो शिफ्ट नाइट शिफ्ट में अक्सर ही प्रोडक्शन स्टैंडर्ड से कम होती है जो डे टाइम में होती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या वो आपके एम्प्लॉय ने लेजीपन दिखाया, तो आपका जो यूनिट बनने थे आपके 3 घंटे में, वो यूनिट बना आपका 3.5 घंटे में। तो इसका मतलब नेगेटिव भी कर रहा है। यहीं से पता लग रहा है कि ये आपका लेबर का वेरियंस क्या होगा, ये आपका लेबर का वेरियंस क्या होगा, ये आपका नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ये आपका अनफेवरेबल ही होगा। अब देखते हैं रेट को। रेट आपका यहाँ पे आ रहा है 50 रुपए का, आपने सोचा था, लेकिन 45 रुपए का आपने क्या किया, रेट पे किया। तो 5 पे क्या किया आपने, कम पे किया। इसका मतलब क्या है, ये फेवरेबल वेरियंस आपका होगा, क्योंकि आपने 5 पे लेबर वेरियंस, लेबर 5 पे आपने लेबर पर आवर कम दिया है। ये बताते खुद बता रहा है, ये खाली इतने फिगर से ही, इतने ही डेटा से हमें पता लग रहा है कि 5 पे हमने कम दिए। ये हमारा फेवरेबल वेरियंस हो सकता है, और ये हमारा अनफेवरेबल वेरियंस होगा। अभी लिंक बंद हो जाएगा ना वीडियो, तो आप लोगों ने क्या करना है, दोबारा से इसी को ज्वाइन करना है। ठीक है, इसी भी लिंक पे, क्योंकि ये लिंक खत्म होगा तकरीबन 4:30 बजे, 4:45 तक खत्म होगा। ठीक है लिंक, तो इसी पे दोबारा आपने ज्वाइन करना है। इसको यहीं यहीं रोकते हैं इसको, ताकि आगे बात करने से पहले ऐसा ना हो बीच में ही बंद हो जाए। कुछ सवाल है?